हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक से हमने 10वीं क्लास के एक्सरसाइज 4.2 के पहले और दूसरे प्रश्न को सोल्व कर लिया है। आज हम करने वाले प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी कि जब आप उन दोनों संख्याओं को प्लस करो तो 27 आनी चाहिए और गुणनफल यानी गुणा करो तो 182 होनी चाहिए। तो किस प्रकार से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसके बाकी ये जो 3, 4, 5 है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन प्रश्नों में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक संख्या x है ना, एक संख्या x है और दूसरी संख्या को हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, y है। तो प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न अनुसार जो है इनका योगफल 27 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x और y दो संख्या हमने माना है, तो x प्लस वाई बराबर 27। इतना क्लियर। अब यहाँ से y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 27, ये प्लस x इधर जाकर माइनस x। इतना हो गया। अब समीकरण 1। अब दूसरी बात है कि इनका गुणनफल 182 है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से क्या है, इनका गुणनफल क्या है, 182। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 के y का मान, ठीक है, समीकरण 1 में जो y का मान है समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 के y का जो मान है उस समीकरण 2 में रखेंगे। यानी y के स्थान पर हम इसका मान 27 माइनस x रखेंगे, तो x का जो कहते हो और मल्टीप्लाई y, तो y का मान कितना है, 27 माइनस x और बराबर कितना है, 182। ठीक है, हमने सिर्फ इतना ही किया है कि y का जो मान है 27 माइनस x वो हमने y के स्थान पे रख दिया है। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 27x और ये हो जाएगा माइनस x² बराबर 182। और जब इनको उधर भेजोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस और ये प्लस 182 पहले से ही है, तो बराबर 0। अब गुणनखंड विधि द्वारा इसको सोल्व करने के लिए आपको मैंने पहले सिखाया है कि a और c को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं कि जो प्राप्त संख्या है गुणनखंड का, उसको प्लस या माइनस करने पर बीच की जो संख्या है आनी चाहिए, यानी कि b का मान आनी चाहिए। तो 182 को जब हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 2 से कटेगा, है ना, 91 आएगा, फिर ये कटेगा 7 से 13 बार में, फिर 13 एक बार में, तो हमें चाहिए 27। तो अगर 2 गुना 7 कर दे यानी 14 और प्लस 13 कर दे तो 27 हो जाएगा ना, लेकिन माइनस का चाहिए तो हम क्या करेंगे, -14 और -13। इतना क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस में चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² -14x -13x प्लस 182 बराबर 0, है ना। दोनों माइनस में करेंगे तभी तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, और चिन्ह भी माइनस का रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर पेयर मिल जाता है, इसीलिए हम गुणनखंड करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ पर बच गया x - 14, है ना, इसका x और इसका 14, और इनमें दोनों में कॉमन क्या है, 13, क्योंकि ये 13 से कट जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14। अब जब 13 14 गुणा करोगे तो 182 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास ये बिल्कुल इक्वल आ गए, यानी कि बिल्कुल सही है ना। ये जांच करने के तरीका होता है कि अगर आपका ये जो है एक बराबर आ जाए यानी आप सही कर रहे हो। तो हमारे पास दो फैक्टर प्राप्त हो गया, एक x - 14 और x - 13, ठीक है, बराबर 0। तो जब x - 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 14, ठीक है। और जब x - 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 13। यानी x का मान या तो 14 होगा या फिर 13 होगा। तो अगर x का मान 14 हो जाता है, एक संख्या तो हमने 14 निकाल लिया, अगर 14 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 27 माइनस 14 करोगे तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, 13। और जब हम x का मान 13 रखेंगे, यानी कि जब यहाँ पर x की जगह 13 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 14। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जब x का मान 14 रख रहे हैं तो y का मान 13 आ रहा है, और जब x का मान 13 रख रहे हैं तो y का मान 14 है। नहीं, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं 13 और 14 है, ठीक है, और यही हो गया आंसर, राइट। तो इस प्रकार से हम प्रश्न करेंगे। और जांच करने के लिए देखो क्या तरीका है
कि हमारे पास जो प्रश्न कर रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योगफल 27 है, तो 13 और 14 जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा, और गुणनफल 182, तो आप 13 और 14 को गुणा करके देख लो 182 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हो। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल क्या हो 365 हो। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, जैसे दो, मान चलो कि दो क्रमागत संख्या किस प्रकार से हो सकती है, एक 10 है तो एक 11 हो जाएगा, एक 15 है तो एक 16 हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट जो है नंबर। तो अगर उन संख्याओं को यानी पूर्णांकों को वर्ग करें तो 365 हो जाता है। तो वो संख्याएं जो है हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x, और अगर एक संख्या x हो गया तो अगला क्या हो जाएगा x + 1, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। कब आएगा, जब 2 में 1 जोड़ेंगे तभी तो आएगा ना। या 10 के बाद 11 कब आएगा, जब 10 में 1 प्लस करेंगे। तो अगर एक x माना है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रश्न में क्या लिखा गया है कि इनके वर्गों का योगफल, वर्ग का मतलब इसका x का होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस योगफल है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर। बराबर कितना प्राप्त होता है 365। इतना समझ में आ गया। अब देखो x का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, है ना, प्लस, अब देखो a + b का होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab, यानी 2 गुणा x गुणा 1 और प्लस b का स्क्वायर, है ना, बराबर कितना है 365। क्लियर। तो अब देखो x² और x² कितना हो गया 2x², और यहाँ पर ये पूरा गुणा करेंगे तो 2 गुणा x और गुणा 1, तो पूरा गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और जो 365 है उसको इस साइड लाते हैं तो माइनस का 365 हो जाएगा, और बराबर क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ पर 2x² प्लस 2x, 1 में 365 माइनस करेंगे 364 हो जाएगा ना, -364 बराबर 0। अब देखो ये सब 2 से कट जाएंगे तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया x² और इसमें 2 बाहर हो गया तो x, और जब इसको 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। अब ये 2 है, इधर भेजेंगे तो 0 भागा 2 हो जाएगा, और 0 में किस संख्या से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। तो अभी हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो ये तो हमें क्या प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण। अब जब इस द्विघात समीकरण सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर। तो देखो अब द्विघात समीकरण को सोल्व करने का जो गुणनखंड विधि है, इसके गुणांक 1 और 182 को गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, है ना, और हमें प्लस और माइनस करने पर ये बीच वाला यानी कि 1 कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 है, 1 प्राप्त करना है। अब दोस्तों अभी पिछले प्रश्न में जब 182 को गुणनखंड किए थे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हुआ था 2 गुणा 7 गुणा 13, यही प्राप्त हुआ था ना 182 को जब हम गुणनखंड किए थे। तो अब देखो अगर 14 में से 13 माइनस कर दें तो एक x बच जाए, 1 बच जाएगा ना, क्योंकि हम यहाँ पर क्या चाहिए, 1 x चाहिए, यानी कि 1 चाहिए, तो 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यही हम रखते हैं x²। अब यहाँ पे प्लस 14 है तो प्लस 14 और x और माइनस 13x, उसके बाद क्या है -182, और ये कितना हो गया बराबर 0। समझ में आ गया। यानी कि हमें मिडिल टर्म को, बीच वाले पद को स्प्लिट करना होता है। अब देखो यहाँ पर पेयर में जब हम कॉमन लेंगे तो इनमें दोनों में कॉमन क्या है x, तो ये हो गया x + 14, और यहाँ पर जब कॉमन लेंगे 13 तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x + 14। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस प्लस ही तो माइनस होता है ना, बराबर 0। यानी कि अब हमें क्या प्राप्त हो गया, x + 14 और 1 प्राप्त हो गया x - 13 बराबर 0। तो जब x + 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -14, और -14 क्या हो जाएगा, अमान हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें तो धनात्मक पूर्णांक चाहिए, जबकि ये तो ऋणात्मक हो गया। समझ रहे हो ना। तो ये इसको हम लिखेंगे अमान। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि जब x - 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -13 जाकर उधर प्लस का 13 हो जाएगा। तो ये सही है क्योंकि हमें धनात्मक चाहिए। तो पहली संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या
x प्लस 1 है तो 13 और प्लस 1 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 14। तो यही आपका क्या हो गया 13 और 14 इस प्रश्न का भी आंसर हो गया। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप 7वीं 8वीं क्लास में 9th क्लास में समकोण त्रिभुज के बारे में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये मान के चलो 90 डिग्री है और इसको ABC मान लेते हैं त्रिभुज को। तो ये क्या होता है कर्ण, ये आधार और ये होता है लंब, है ना। तो अब यहाँ पर कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ये तो फिक्स है कि ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे लिखा गया है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखो त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से है, यानी डिपेंड कौन है ऊंचाई और किस पे, आधार से। तो हम आधार पे मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मानेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम क्या मान लिए 1 सेंटीमीटर। तो अब उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसलिए ऊंचाई बराबर, तो देखो ऊंचाई क्या लिखा गया, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार तो x है और इससे भी 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो x माइनस 7 हो गया, यानी ये जो ऊंचाई है वो x माइनस 7 हो गया। और हमारे पास कर्ण है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब दोस्तों 8वीं क्लास में 9th क्लास में जिक्र हुआ है यहाँ पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का, और आपको 10वीं क्लास में 6ठे चैप्टर में आपको समकोण त्रिभुज के लिए जो प्रमेय है पाइथागोरस वो सिद्ध करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो उसी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर यानी ऊंचाई और आधार का स्क्वायर को अगर प्लस करते हैं तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर लंब कितना हमने माना है, लंब यहाँ पर हो गया ऊंचाई यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और आधार कितना हो गया x, तो x का होल स्क्वायर, और कर्ण कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आ गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना x गुना 7 और प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो 7 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हो गया x स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, यानी 13 गुना 13 करोगे तो 169 हो जाएगा। देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, राइट। और यहाँ पर 2 सते 14 हो जाएगा, यानी कि 14x, और ये 7 सते 49 हो गया, और 169 जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस है तो, और इधर हो गया 0। तो अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 49 में माइनस 169 करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा माइनस का 120। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे तो ये 120 होगा, चिन्ह माइनस का होगा क्योंकि माइनस वाले की वैल्यू ज़्यादा है। अब सब में 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना, इससे क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x, है ना, 2 7 14 होता है, और ये बच गया 60 बराबर 0। यानी कि अब हमारे पास क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 2 इधर आकर भाग में लग गया तो 0 हो जाएगा, है ना, कि 0 किस संख्या से भाग देते हैं तो 0 होता है। अब हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पर c का मान 60 है, तो 1 में 60 से गुना करेंगे तो 60 होगा। अब 60 को इस प्रकार से गुणनखंड करना है हमें कि प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। तो गुणनखंड जब करेंगे तो 30 आ जाएगा, और ये हो गया 15, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, है ना। यानी कि हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इन्हीं संख्याओं से ऐसे हमें कॉम्बिनेशन बनानी है ताकि 7 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 2 गुना 2 4 और 4 गुना 3 12, 12 में से 5 अगर माइनस करते हैं तो 7 प्राप्त हो जाएगा ना। लेकिन ये प्लस का 7 प्राप्त होगा, हमें माइनस का 7 प्राप्त करना है। तो माइनस का 7 प्राप्त करने के लिए 5 में से 12 माइनस करेंगे, है ना। तो 5 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस ही तो होगा, लेकिन क्या होगा चिन्ह माइनस का हो जाएगा, है ना।
तो ये 5 माइनस 12 हम यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना, और माइनस 12x। तो 5x में से 12x माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 60 भी हो जाता है। तो हमें यही चाहिए होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो यहाँ पर बच गया x प्लस 5, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिए और 12 से दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर 12 ले लिए, x बच गया, और माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 12 पंजे क्या होता है 60, यानी 5 हो गया। अभी देखो x प्लस 5 दोनों तरफ आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0। तो ये हमें दो जो है गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इससे हमें x का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जब हम x प्लस 5 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ जो होता है, लंबाई जो होता है, माइनस में कभी नहीं होता है ना। लेंथ चाहे भले ही पॉइंट में ही क्यों ना हो, लेकिन पॉजिटिव नंबर में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अमान्य हो जाएगा। अब दूसरा हमारे पास जो है x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 12, यानी कि x क्या है, आधार। तो हम लिखेंगे इसलिए आधार बराबर क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। और हमें ऊंचाई, दो अन्य भुज है तो आधार और एक ऊंचाई है, तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 7 है, x माइनस 7 यानी कि x का मान हो गया 12, और 12 माइनस 7 यानी क्या हो जाएगा, 12 में 7 माइनस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज का आधार बराबर, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? आपको इसमें क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक कुटीर उद्योग है, यानी एक कंपनी है जो कुछ बर्तनों के निर्माण करती है, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी कि प्रत्येक नग का मतलब प्रत्येक पीस, ठीक है, बर्तन के प्रत्येक पीस के निर्माण की लागत जो है रुपीज में, यानी उस दिनों के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी जितने उस दिन बर्तन की संख्या निर्मित की गई उसकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी जैसे मान के चलो कि उस दिन 10 बर्तन निर्मित की गई, तो एक बर्तन की जो लागत थी 10 के 2 गुने यानी कि 20 और प्लस 3 यानी 23 मानेंगे। ठीक है, वैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 10। ठीक है, आगे की यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी, यानी टोटल जो कॉस्ट है उस दिन की, जितने भी बर्तन निर्मित किया गया उन सारे बर्तनों की अगर हम कॉस्ट देखें, लागत देखें तो 90 रुपया थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या बतानी है और प्रत्येक नग यानी प्रत्येक पीस के जो है लागत मूल्य हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, इसलिए प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी दोस्तों, देखो प्रत्येक नग की लागत क्या है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने, यानी 2 गुना x, क्योंकि बर्तनों की टोटल संख्या x है, तो 2 गुना x से 3 अधिक है, यानी कि +3। समझ में आया? ठीक है, यानी कि अगर उस दिन टोटल जो है x बर्तन तैयार किए गए तो प्रत्येक नग की लागत प्रश्न के अनुसार क्या है कि 2 गुने से 3 अधिक, यानी 2x + 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न से कहा जा रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी, तो देखो x बर्तन है और एक बर्तन की कीमत इतना है, तो x बर्तन टोटल बर्तन की कीमत कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि x और मल्टीप्लाई 2x + 3 है ना, 2x + 3 करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी है 90। समझ में आ रहा है ना?
अब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा x में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x, और ये 90 इधर आकर माइनस। ठीक है, अब इसको हमें क्या कर देना है, गुणनखंड। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, ये देखो 90 में 2 से गुणा करेंगे तो 180 प्राप्त हो गया। अब 180 को गुणनखंड करना है और इस प्रकार से करना है ताकि प्लस माइनस पे 3 आ जाए। तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये हो गया 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, ये 3 से कट जाएगा 15, फिर ये 3 से कट जाएगा 5, और ये हो गया हमारा फाइनल 5। यानी क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, है ना। ये प्राप्त हो गया हमारे पास नंबर। अब इन नंबरों को हमें इस अनुसार अरेंज करना है ताकि 3 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम ये 3 नंबर ले लेते हैं तो 2 गुना 2 4 और 4 3 12 हो जाएगा, और इधर हो गया 3 5 15, है ना। तो हमें क्या चाहिए, प्लस का 3। तो अगर 15 में से 12 माइनस करेंगे, है ना, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा ना। तो 15 और 12 लेंगे, क्योंकि 15 12 को माइनस करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 90 है तो 180 करना है। ये नहीं कि सिर्फ 90 देखना है, हमें 1 को c से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रखते हैं 2x स्क्वायर, हम देखो प्लस 15x और माइनस 12x। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस 90 बराबर 0, यानी 3x को हमने तोड़ा है, माइनस 15x माइनस 12x प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना। और ये कैसे तोड़ा है, तो 180 को गुणनखंड करके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन हम ढूंढेंगे कि इस पेयर में और इस पेयर में कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पे 15 है, तो ये तो कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, दोनों में x कॉमन हो जाएंगे, तो x कॉमन ले लिए, तो इसमें बच गया हमारे पास 2 और x, और यहाँ पर बच गया 15, क्योंकि x बाहर हो गया। इन दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। ये 12 है और ये 90 है, तो 12 से 90 तो नहीं कटता, यानी कि इसमें क्या हम ले लेंगे, 6 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, 6 दूनी 12 होता है ना, और माइनस कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 90 को 6 से भाग लगाओ तो कितना होता है, 15, यानी कि यहाँ पर 15 बचेगा। ये कॉमन देखो किस प्रकार से लेते हैं, जैसे 90 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, है ना, 2 3 6 3 18 5 90, ये लिख सकते हो, है ना। तो जब हम इसमें से 6 बाहर निकाल लिए तो 3 5 15 अंदर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हम एक तरीके से गुणनखंड में से ही कॉमन ढूंढ लेते हैं क्या कॉमन है। तो देखो ये बराबर है, इसको एक साथ लिख लेते हैं, यानी 2x प्लस 15 और एक हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हो गया, x माइनस 6 बराबर 0। तो जब हम 2x प्लस 15 लेंगे बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 15 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और x क्या प्राप्त हो जाएगा, और x क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस 15 ऊपर में 2। तो माइनस 15 ऊपर में 2 क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, यानी कि x यहाँ पर लिख देता हूँ, x बराबर माइनस 15 ऊपर में 2 क्या हो गया, अमान्य। अब कहोगे कि अमान्य यानी इनवैलिड क्यों हुआ, क्योंकि बर्तनों की संख्या, यहाँ पर निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x माना है, और x का मान माइनस में हो सकता है, बर्तनों की संख्या माइनस में तो नहीं निर्मित कर सकते ना, चाहे एक निर्मित करे तो भी पॉजिटिव नंबर धनात्मक ही होगा। तो ये तो हमने यहाँ पर अमान्य कर लिया। अब दूसरा जो है x माइनस 6 बराबर 0, तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा आपका गुणनखंड क्या है, लिखेंगे जब x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6, यानी बर्तनों की संख्या क्या प्राप्त हो गई, बर्तनों की संख्या बराबर 6, और हमें प्रत्येक नग की लागत भी बतानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत बराबर, तो देखो 2x प्लस 3 है, तो 2 में x का मान 6 हो गया प्लस 3, तो 2 में 6 से गुणा करेंगे तो 12, और 12 और 3 कितना होता है, 15। तो ये 15 क्या हो गया, लागत हो गया 15 रुपया, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत 15। आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कि 15 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 90, यानी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम एक्सरसाइज जो है 4.2 को सोल्व करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना और एक अच्छा सा फेयर कॉपी तैयार कर लेना, ताकि आगे भी रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।